तैयार हो जाइए बाजार के बड़े एक्शन के दिन के लिए। हफ्ते के आखिरी दिन संकेत भले ही हो सुस्ती के, इंडेक्स भले ही रहे दायरे में, लेकिन सेक्टर और शेयरों में जबरदस्त एक्शन आज भी देखने को मिलेगा। तो क्या हो आपका ट्रेड और कहां हो आपका ट्रेड और किन टारगेट्स के लिए हो, इन पर रहेगा हमारा खास फोकस। शेयर बाजार लाइव में आप सबका स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं अनिल सिंघवी। और नमस्कार, मैं हूं दीपांशु भंडारी। अनिल जी से जानेंगे कि हफ्ते के इस आखिरी दिन और न्यू वीकली एक्सपायरी के लिए बाजार पर क्या रणनीति होनी चाहिए। दो अहम अर्निंग्स आने वाली हैं आज, इकोनॉमी से रिलेटेड एसबीआई और एल&टी, वहां पर भी नजर है, और साथ ही भरपूर ग्लोबल एक्शन है जिसके बारे में भी चर्चा करेंगे। तो सर, आज के लिए अहम ट्रिगर्स कौन से हैं? परेशानी तो सर कोरोना की बढ़ रही है, पर ग्लोबल मार्केट के एक एक्शन से शुरुआत करना चाहूँगा सर, और फिर डोमेस्टिक मार्केट्स के बारे में भी एक दो सवाल हैं मेरे। नैस्डैक, यहाँ पर नज़र रखिए, जितने भी नॉन फाइनेंशियल स्टॉक्स हैं वो इस नैस्डैक 100 नैस्डैक कॉम्पोजिट इंडेक्स का हिस्सा हैं। ज़्यादातर करके टेक्नोलॉजी शेयर से इसका हिस्सा हैं, और इसने कल नया स्तर छुआ है, नया रिकॉर्ड हाई बनाया है सर। इसमें पहला ग्लोबल इंडेक्स ऐसा है जो वापस अपने रिकॉर्ड हाई पर आ गया है। और इसकी अगर सर जर्नी देखें तो 19 फरवरी यानी से 4 महीने से भी कम, 3.5 महीने पहले आप अगर नैस्डैक पर देखें तो रिकॉर्ड हाई पर था। 19 फरवरी से 23 मार्च, एक महीने में लगभग 32%, 32.5% की गिरावट आई, और फिर तब से कल तक 46% की रैली आई और नया रिकॉर्ड हाई बनाया। तो सर लिटरली वी शेप्ड रिकवरी आई है नैस्डैक में, और इसमें कंट्रीब्यूशन सबसे ज़्यादा रहा है अमेजॉन, फेसबुक, एप्पल, गूगल, इन सारे शेयर्स का। सर यहाँ से क्या संकेत लेने चाहिए, क्योंकि आप लिक्विडिटी की बात तो कर ही रहे थे, और बाजारों को जो लिक्विडिटी से सहारा मिल रहा है, और स्पेशली टेक्नोलॉजी शेयर्स, यूएस में टेक्नोलॉजी शेयर्स में जिस तरह की तेजी आई है, उससे क्या लेंगे कि नया रिकॉर्ड हाई छू लिया इन्होंने? तो दीप, मैं कई बार कॉन्फ्रेंसेस में जाता हूँ और वहाँ पर बात करता हूँ, तो मैं एक चीज़ ज़रूर कहता हूँ कि एक बहुत सफल निवेशक बनने के लिए ज़रूरी नहीं कि आप बहुत पढ़ाई करें, आपको एक्सेल्स में बड़ी मास्टरी होनी चाहिए, या आप बैलेंस शीट पढ़ने में महारत हासिल कर लें, बड़ी बड़ी डिग्रियाँ ले लें। कई बार ऐसा होता है कि अगर आप थोड़ा सा कॉमन सेंस भी ढंग से इस्तेमाल करें और फिर थोड़ी सी आपकी किस्मत साथ दे दे, तो आप एक अच्छे इन्वेस्टर बन सकते हैं। जो कुछ नैस्डैक में हो रहा है, जो कुछ अमेरिका में हो रहा है, वो हमें किसी एक बात की ओर इशारा करता है, और वो ये कि अगर आप, मैं और हमारे दर्शक टेक्नोलॉजी के मामले में कमज़ोर हैं, या अगर हमें एक फ़ोन से दूसरे फ़ोन को बदलने में थोड़ा सा डर लगता है, दिक्कत महसूस होती है, अनकंफर्टेबल होते हैं, या फिर किसी भी तरह से हम कंप्यूटर को इस्तेमाल करने को लेकर, नई नई ऐप्स को इस्तेमाल करने को लेकर अगर हम डरते हैं, तो फिर और हम उसके साथ साथ इन्वेस्टमेंट या स्टॉक मार्केट के बिजनेस में हैं, तो फिर हम सक्सेसफुल नहीं हो सकते हैं। मतलब साफ है कि वक्त बदल रहा है, और बदलते हुए वक्त की निशानी आप देख रहे हैं नैस्डैक में। जो कोई भी कंपनियां नैस्डैक को फिर से लाइफ टाइम हाई पर लेकर आ रही है, वो सारी कंपनियां डेफिनेटली आप देख सकते हैं कि टेक्नोलॉजी ड्रिवन कंपनियां हैं। इन कंपनियों में दो खास बातें हैं। पहला, ये सारे के सारे बिजनेसेस टेक्नोलॉजी पर आधारित हैं, और दूसरा, इन बिजनेसेस में एक चीज़ और है, और वो ये कि ये ज़्यादातर कंपनियां एसेट लाइट मॉडल पर हैं, यानी कि इनका निवेश एसेट्स में बहुत कम है, ज़रूरत से ज़्यादा नहीं है। लंबे चौड़े स्टाफ नहीं दिखेंगे आपको इनके पास, लंबे चौड़े एसेट्स, बाकी जो जिस तरह से प्लांट, मशीनरी, बिल्डिंग्स वगैरह में जो बड़े खर्चे करने होते हैं वो नहीं होता है। इनका जो इन्वेस्टमेंट है वो पूरा का पूरा टेक्नोलॉजी में है। तो इसका मतलब क्लियर कट है कि आगे आने वाले समय में जो पैसा बनता हुआ दिख रहा है लोगों को, वो उन चीज़ों में दिख रहा है जहाँ पर सबसे ज़्यादा आपका खर्चा हो रहा है। और इस वक्त अगर लॉकडाउन में सबसे ज़्यादा लोगों ने खर्चा किया है या इससे कंजम्पशन किया है, तो या तो खाना पीना या फिर डेटा। और डेटा से मेरा मतलब है न सिर्फ डेटा जो टेलीकॉम कंपनियां प्रोवाइड करी, बट आप अमेजोन, नेटफ्लिक्स, यहाँ पर जाकर शॉपिंग भी, इनफैक्ट आपको अभी भी आप ऑर्डर कीजिए, कल आपके घर पे डिलीवरी तैयार है। इस तरह के लॉकडाउन वाले पीरियड में भी तो इतना एफिशिएंट इन्होंने लॉजिस्टिक्स बना रखा है। तो ये सारी चीज़ें इस ओर इशारा करती कि इन्वेस्टमेंट्स करने की थीम्स बदल चुकी हैं। जहां बिजनेसेस हैं, जहां टेक्नोलॉजी है, वहीं इन्वेस्टर्स का पैसा बनेगा। और अगर इस चीज़ को हम इन्वेस्टर्स वक्त रहते समझ जाएं और के हिसाब से अपने पोर्टफोलियो में बदलाव कर लें तो बेहतर। अब दिक्कत इसमें एक ही है, और वो दिक्कत ये है कि हिंदुस्तान में इस तरह की बहुत कंपनियां हैं नहीं। ले दे की गिनती की 2-5 कंपनियां, उनमें भी आप निवेश के लायक 1-2 कंपनियों से ज़्यादा पाएंगे नहीं। तो आपके लिए ये बड़ी मुश्किल है कि आप इस तरह की कंपनियां कैसे हिंदुस्तान में ढूंढ रहे हैं, वहाँ कैसे पैसा लगाएं। लेकिन फिर उसके लिए एक तरीका दूसरा है।
नो डाउट लाइफ टाइम हाई पर नैस्डैक है, तो मैं ये तो नहीं कहूँगा कि आप अभी का भी पैसा लगा दें, लेकिन कुछ फंड्स हैं हिंदुस्तान में ऐसे जो नैस्डैक और डाउ में पैसा लगाते हैं। तो जो नैस्डैक आधारित फंड है, आप उसमें यहाँ हिंदुस्तान में पैसा लगा सकते हैं, रुपए में पैसा लगा सकते हैं। वो पैसा आपका डॉलर में कन्वर्ट होकर ये फंड सीधे नैस्डैक में जाकर लगाते हैं, तो आपको इनडायरेक्टली नैस्डैक के स्टॉक्स में या नैस्डैक के इंडेक्स में पैसा लगाने का मौका मिल जाता है। तो वो एक बढ़िया इन्वेस्टमेंट थीम हो सकती है। तो अब की बार जब करेक्शन आए तब ये होना चाहिए, पहली चीज। दूसरी चीज, ये तो हो गई इन्वेस्टमेंट थीम से रिलेटेड बात। दूसरी बात जो आपने वोलेटिलिटी की बात की, 19 फरवरी से 23 मार्च के बीच में, यानी कितना हो गया आप देखिए ना, लगभग 5 हफ्ते, 5 हफ्तों में 32-33% नैस्डैक गिरा। जब गिरते तो आप कम गिरते हैं, और उतना ही बढ़ना होता तो आपको थोड़ा ज़्यादा चाहिए। और 24 मार्च से लेकर 4 जून, ये लगभग 6 हफ्ते, इसमें आप लगभग पूरी रिकवरी कर गए, 46% बढ़ गए। तो जितने गिरे थे 5 हफ्तों में, उतने 6 हफ्तों में रिकवर कर गए। ये एक्सट्रीम वॉलिटिलिटी क्यों? एक बार आपको एक महीने ऐसा लगता है कि दुनिया खत्म होने वाली, सब कुछ बेच दो, और अचानक से आपको ये समझ में आता है कि नहीं सब कुछ ठीक है, हम फालतू में इतना पैनिक कर रहे थे। इसकी 2 बड़ी वजह है दीप, और उन 2 बड़ी वजहों को समझना चाहिए। पहली बड़ी वजह तो ये है कि इन्वेस्टर्स का मूड, माहौल और सेंटिमेंट बहुत तेजी से बदलता है, वो हमेशा होता है। ग्रीड और फियर अपना काम बाजार में हमेशा करते हैं। तो पहली वजह वो है कि बाजार की साइकोलॉजी वो है, और कोरोना को लेकर जब डर है तो वो डर सभी जगह है। अब वो अलग बात है कि उनमें से नैस्डैक की कंपनियां ज़्यादातर वो निकली जिन्हें कोरोना से फ़ायदा हुआ है, नुकसान नहीं, उनका बिजनेस बढ़ा है, कम नहीं हुआ है। तो पहली चीज़ तो ये। दूसरी चीज़ ये कि मार्केट में पैसा इतना है, लिक्विडिटी इतनी है कि मार्केट बहुत ज़्यादा देर तक नीचे रहना नहीं चाहते, और पैसा तुरंत वहाँ पर स्टॉक्स में इन्वेस्ट होता हुआ दिखता है। तो वो जो लिक्विडिटी है वो सपोर्ट देती है। और तीसरा सबसे बड़ा कारण ये है, जो 2008 की मंदी से दुनिया भर की सरकारों ने और सेंट्रल बैंक ने समझा है, और वो ये कि बाकी कुछ आपके पास होना हो, हर मर्ज की दवा पैसा तो हो ही सकती है। भले 100% ना हो, 70% हो, 80% हो, ये एक रामबाण दवा है। और 2008 का संकट पूरी दुनिया ने सिर्फ डॉलर छापकर, एसेट बाइंग करके, बॉन्ड खरीद कर वैसे ही निकाला था। तो इस बार भी सब सरकारों को और सेंट्रल बैंक को समझ में आ गया कि इस बार हम 2008 की तरह वक्त नहीं लगाएंगे कि हाँ हम सोचेंगे कितना करना चाहिए, क्या करेंगे। आपके पास इसी बार बीमार होने के बाद किस तरह से आप ठीक हुए, उसका एक फॉर्मूला है, उसका एक प्रेस्क्रिप्शन है। वो प्रेस्क्रिप्शन इस बार भी सबने बिना देर किए लगा दिया। इस बार की रिकवरी की सबसे खूबसूरती यही रही है दीप, के सारे सेंट्रल बैंक तुरंत एक्शन में आ गए, सारी सरकारें तुरंत एक्शन में आ गए कि हमें पता नहीं कोरोना की वैक्सीन कब बनेगी, नहीं बनेगी, इससे कितने लोग मरेंगे, नहीं मरेंगे, वो सब एक तरफ छोड़ दीजिए, जो हमारे हाथ में नहीं है। हमारे हाथ में ये है कि हम दुनिया भर के बाजारों में लिक्विडिटी पर्याप्त रखें, और वो लिक्विडिटी पर्याप्त रखने का फायदा ये हुआ कि बाजार जल्दी और टाइमली रिकवर कर पाए। तो ये बहुत अच्छा सवाल आपने नैस्डैक पे पूछा, और ये बड़ा इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन है कि क्यों दुनिया भर के बाजारों में, स्पेशली नैस्डैक में इतनी बड़ी तेजी होती दिख रही है। फ्यूचर टेक्नोलॉजी का है, इसमें कहीं किसी को संदेह नहीं होना चाहिए, और जहां फ्यूचर है वहीं फ्यूचर में पैसा भी बनेगा। दीप बिल्कुल, तो नज़र रखेंगे। पर जैसा अनिल जी ने कहा, ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ आपको भारतीय बाजार में मिलेंगी वो कम है, पर टेक्नोलॉजी स्टॉक्स भारत के, और कंपैरिजन वैसे तो नहीं है बिजनेस मॉडल में, पर हमने पिछले 2-3 दिनों में कुछ अच्छी तेज़ी बनती हुई देखी है, तो वहाँ पर भी नज़र रखेंगे। सर, आज के सेटअप के लिए 2 सवाल हैं मेरे। एक तो जो सर्किट के बदलाव हैं सर, उसके बारे में पूछना चाहूँगा, पर उससे पहले अगर एक थोड़ा सा मार्केट पर मैं सवाल पूछ सकूँ सर, आज 2 अर्निंग्स आनी हैं जो इकोनॉमी को रिफ्लेक्ट करती हैं भारत की। एक तो SBI, भारत का सबसे बड़ा बैंक, और दूसरा L&T, जो इंफ्रा कैप गुड्स स्पेस का सबसे बड़ा इंडिकेटर और इकोनॉमी के लिए एक बड़ा इंडिकेटर है। तो यहाँ पर से जो नतीजे आएंगे, वहाँ से आप पता चलेगा कि Q1 अब तक कितना खराब रहा है और आगे की क्या कमेंट्री है। पर सर, आपको क्या लग रहा है इस समय, क्योंकि 2 दिनों में इतना ज़्यादा वॉलेटाइल एक्शन आया, और कल तो खबरों के दम पर भी बैंक्स में हमने एक्शन देखा, क्या ये बाजार के संकेत दे रहा है कि अब थोड़ी एग्जॉस्ट हो गई है रैली, बाजार शायद अब कंसोलिडेशन के लिए तैयार कर रहा है, या फिर थोड़े करेक्शन के लिए भी तैयारी दे रहा है? क्या ऐसे संकेत आ रहे हैं, या फिर बहुत जल्दी है ये कहना? वैसे तो बड़ी आसान चीज़ तो दीप यही है कि 1000 पॉइंट, 1200 पॉइंट आप निफ्टी पर नॉन स्टॉप बढ़ें, और फिर 200 पॉइंट का करेक्शन देखें, तो उतनी तो तैयारी आपको मानसिक तौर पर रखनी चाहिए। अब उतना भी नहीं करेंगे तो फिर तो क्या मतलब है। 5000 पॉइंट, 4500 पॉइंट आप बैंक निफ्टी पर नॉन स्टॉप 5-6 ट्रेडिंग सेशन में बढ़ जाएं, और उसके बाद 1000 पॉइंट ऊपर नीचे हो जाए, तो ये तो होगा भाई। हर रोज इसी स्पीड से थोड़ी बढ़ेंगे, इसी स्पीड से हर रोज बढ़ेगा तो बैंक निफ्टी लाख हो जाएगा, निफ्टी 20,000 हो जाएगा, ये तो होने से रहा।
तो जिस तरह से हर रोज इस स्पीड से आप नहीं गिर सकते कि हजार पॉइंट 500 पॉइंट निफ्टी गिरे और 7,500 के इंडेक्स पे भी हम यही सोचे कि रोज 500 पॉइंट गिरेगा तो फिर तो 15 दिन में मार्केटिंग बंद हो जाने वाले हैं। तो दोनों ही तरह की चीजें जो सोचना है वो गलत है। तो 5 दिनों में इतनी बड़ी तेजी बनने के बाद इसे एक आम तौर पर मुनाफा वसूली के तौर पर देखना चाहिए और एक बड़ी रैली के बाद बाजार अगर एक सीमित दायरे में कारोबार करते हुए दिखते तो ये अच्छी बात है। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, लेकिन जो एक्सट्रीम वॉलेटिलिटी होती है दिन के दौरान या फिर क्लोजिंग बेसिस पर, वो आपको एक और इशारा करती है और वो इशारा ये होता है अगर लगातार 2-3 ट्रेडिंग सेशन तक एक्सट्रीम वॉलेटिलिटी रहे तो वो ट्रेंड रिवर्सल के या फिर टॉप या बॉटम बनने के संकेत देती है। यानी कि अगर आप नॉन स्टॉप काफी तेजी से भागे हों तो इसका मतलब क्लियर कट है कि एक बाजार में आम राय है कि तेजी होनी चाहिए, तेजी हो गई। अब एक लेवल पर आने के बाद जब बाजार बहुत ऊपर नीचे हो रहे हैं तो इसका मतलब यहाँ पर दोनों तरह के इन्वेस्टर्स हैं। एक वो हैं जो अब भी सोचते हैं कि 1000 पॉइंट निफ्टी बढ़ने के बाद भी कोई चिंता की बात नहीं, अभी भी यहाँ से बड़ी जगह बाकी है, वो एग्रेसिवली खरीद रहे हैं और इसलिए भी खरीद सकते हैं कि छूट गए, मिस हो गई बस तो खरीद रहे हैं। तो एक वो उस तरह के इन्वेस्टर्स जो बाई कंपल्शन लेना ही पड़ेगा, भाई लेना है, क्या करेंगे, नहीं लेंगे तो कैसे काम चलेगा, तो वो एग्रेसिवली खरीदना चाहते हैं। दूसरी तरफ कुछ ऐसे इन्वेस्टर्स हैं जिन्होंने वक्त पर सही लेवल पर नीचे के लेवल पर एंट्री की और उन्हें लगता है कि भाई ये इतनी जरूरत से ज़्यादा मंदी के बाजार माहौल में तेजी ठीक नहीं है और बने हैं पैसे तो ले लीजिए, क्योंकि अल्टीमेटली मार्केट कहीं भाग कर जाने वाला नहीं है, बिजनेसेस कहीं ऐसा नहीं कि तोड़फोड़ रिजल्ट दे देंगे, इकोनॉमी ऐसी नहीं कि कल ही से वापस 5% की ग्रोथ रेट पर आ जाएगी। हम खुल रहे हैं, मतलब एक ये होता है कि आप इकोनॉमी ओपन अप हो रही है और दूसरा ये कि इकोनॉमी दौड़ रही है, दोनों में बड़ा फर्क है। तो वो फर्क सोचने वाले जो लोग हैं वो एग्रेसिव प्रॉफिट बुकिंग करेंगे। तो मेरा ये समझना है कि 1-2 दिन में और ये देखना चाहता हूँ क्या बाजार में एक्सट्रीम वॉलेटिलिटी होती है। अगर एक्सट्रीम वॉलेटिलिटी होती है तो वो टॉप बनने के संकेत देंगे और एक्सट्रीम वॉलेटिलिटी नहीं होती है, एक आध दिन की वॉलेटिलिटी के बाद अगर बाजार एक सीमित दायरे में शांत हो जाते हैं और इंडेक्स पर ज़्यादा मूव ना आए तो फिर अगले बड़े मूव की तैयारी होती दिखेगी किसी भी लेवल के ऊपर या नीचे निकलने पर। और वो लेवल अभी 9,800 10,200 के ब्रॉडली निकल कर आते हैं। 9,800 10,200 मेरा ऐसा समझना है निफ्टी इस रेंज में वक्त बिताने की कोशिश करेगा, 9,800 के नीचे जाकर फिर ट्रेड करना शुरू करेगा तो कमजोरी का पहला संकेत आएगा। और आप ये कह सकते हैं कि शायद 10,175 के आसपास हमने टॉप बना दिया, 10,200 के पार निकल कर टिका तो फिर इसका मतलब क्लियर कट है कि एक तेजी के बाद आपने कंसोलिडेशन किया, नए ब्रेकआउट और नई तेजी के लिए आप तैयार होते हुए दिख रहे हैं। तो ये इंटरेस्टिंग होगा। लेकिन ये 400 पॉइंट की रेंज में बाजार वक्त बिताए, ये बाजार की सेहत के लिए, ट्रेडर्स के लिए, इन्वेस्टर्स के लिए, सबके लिए ठीक है। बिल्कुल, तो थोड़ा कंसोलिडेशन अच्छा रहेगा बाजार की सेहत के लिए। देखते हैं किस तरह के मूव्स आते हैं, क्योंकि सर आपने वॉलेटिलिटी के बारे में बात करी और कल परसों हमारी चर्चा में आप बोल भी रहे थे कि अब जो कैश स्टॉक्स हैं और अच्छी क्वालिटी वाले कैश स्टॉक्स हैं वहाँ पर भी आपको थोड़ा एक्शन आते हुए दिख सकता है। एक्सचेंजेस की तरफ से बड़ा रिवीजन आया सर, 478 स्टॉक्स के सर्किट फिल्टर को रिवाइज किया गया है और उसमें कुछ ऐसे एक्टिव कैश ट्रेडिंग स्टॉक्स हैं जो ट्रेडर्स फेवरेट भी हैं, जैसे कि डी मार्ट, IRCTC, NBCC, वॉकहार्ट, स्पाइसजेट। इसको किस तरह से रीड करना चाहिए, क्योंकि बड़ी लिस्ट है सर जहां पे सर्किट रिवीजन हुए हैं। जी दीप, मेरे ख्याल से अब तक की ये सबसे बड़ी लिस्ट होगी एक दिन में सर्किट फिल्टर्स में बदलाव की, और वो भी बदलाव ज़्यादातर रिलैक्सेशन के तौर पर आए हैं। सर्किट फिल्टर में छूट दी है, रेस्ट्रिक्शन कम किए हैं, छूट ही ज़्यादा दी है कि सर्किट बढ़ा दिए जाएं। आमतौर पर मैं अपनी मानसिकता के हिसाब से मैं सर्किट फिल्टर्स में छूट के पक्ष में हूँ। मार्केट फ्री होना चाहिए। सर्किट फिल्टर लगने से कई बार स्टॉक के प्राइसेस में मैनिपुलेशन होता है, लोग आमतौर पर खरीद या बेच नहीं पाते हैं। जो बहुत इन्फॉर्म लोग हैं या ज़्यादा ज़रूरत से ज़्यादा समझदार लोग हैं वही ट्रेड कर पाते हैं। मसलन IRCTC, अब ये एक ऐसी कंपनी है, फंडामेंटली बहुत ही बढ़िया है, सरकारी कंपनी है, इसमें तो कहीं कोई प्राइस मैनिपुलेशन की गुंजाइश होती नहीं, लेकिन उसके बावजूद स्टॉक हमेशा 5% ऊपर या नीचे के सर्किट पर चलता है। इसका मतलब क्लियर कट है, रिटेल इन्वेस्टर अपना कभी मन ही नहीं बना पाएगा कि मुझे लेना है कि खरीदना है। लेने का मन करे तो हमेशा सर्किट पर रहता है, बेचने का मन करे तो हमेशा नीचे के सर्किट पर रहता है, तो वो बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो आमतौर पर सर्किट फिल्टर्स के साथ जितने कम बदलाव किए जाएं और जितने कम छेड़छाड़ किए जाएं वो बाजार के लिए अच्छा है। पॉइंट नंबर 1, तो ये एक अच्छा परिवर्तन है जो किया है। इससे होगा ये कि प्राइसेस प्रॉपर प्राइसेस वो आ पाएगी, जिसे कहते हैं कि हम प्राइस ऑब्जर्वेशन ज़्यादा सही होगा। पहली चीज़ ये,
और दूसरी चीज़ ये कि थोड़ी लिक्विडिटी कैश मार्केट के स्टॉक्स में बढ़ती हुई दिखेगी। ये दोनों चीज़ें बहुत अच्छी है। लेकिन इसका मतलब अगर आप और मैं और एक रिटेल इन्वेस्टर ये समझें कि इन तमाम स्टॉक्स जो 20% के सर्किट हो गए, अब इनमें 20-20% के सर्किट लगेंगे, तो हमसे बड़ा बेवकूफ़ कोई है नहीं। इस सर्किट फिल्टर खुलने का मतलब ये नहीं कि अब सारे स्टॉक सर्किट लगने के लिए तैयार हैं, राइट। और कोई कंपनियां इतना बड़ा धमाकेदार काम नहीं करें कि एक हफ्ते में 50% बढ़ जाएं या एक रोज 20 से 20% सर्किट मारे। हाँ, कुछ कंपनियों में कुछ बदलाव हो सकते हैं, कुछ खबरें हो सकती है, वो एक अलग चीज़ है। बट ऐसा कुछ भी नहीं बदला। और वैल्यूशंस ऐसे भी नहीं कि आप अचानक से इतने अट्रैक्टिव हो जाएं कि आप एक दिन में एक हफ्ते में 50% स्टॉक को बढ़ते हुए देखें। यहीं पर आपके लिए बड़ी सावधानी की जरूरत है। और दूसरी चीज़ ये, मैं है ना, सर्किट फिल्टर में आप रिलैक्सेशन दें, स्वागत है, लेकिन इससे ज्यादा एक और बड़ी जरूरत है जो मार्केट की डिमांड है, म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री की लंबे समय से डिमांड है। क्योंकि जो रिक्लासिफिकेशन मिड कैप शेयरों का किया गया है, जिसमें आपके टॉप 250 शेयर मेरे ख्याल से जो है वो मिड कैप के लिए क्लासीफाई करते हैं, या जो भी एक रेस्ट्रिक्शन है उनके नंबर ऑफ स्टॉक्स का, आप वहां रिलैक्स कीजिए ना। अब होगा क्या, आपने अगर सर्किट फिल्टर रिलैक्स कर दिया तो खरीद कौन पाएगा? खरीदने का काम तो रिटेल ही करेगा। और रिटेल ज्यादा समझदार है या जो बेचने वाला आदमी ऊपर के लेवल पर, या फिर जो इन्फॉर्म्ड लोग हैं, चाहे वो कंपनी सर्कल से रिलेटेड हो या कोई फंड मैनेजर्स हो, वो ज्यादा समझदार है। तो मेरा पॉइंट ये कि अगर लगता है कि क्वालिटी स्टॉक्स में सर्किट फिल्टर बढ़ने चाहिए, जो कि सही भी है, तो फिर इसके साथ साथ ये वक्त की जरूरत है कि म्यूचुअल फंड्स के लिए जो मिड कैप्स की लिस्ट बनाई गई, जहां रेस्ट्रिक्शन है कि आप इससे ज्यादा मार्केट कैप के वाले स्टॉक्स में, इससे कम मार्केट कैप वाले स्टॉक्स में पैसा नहीं डाल सकते हैं, या टॉप इतने ही स्टॉक्स में पैसा डाल सकते हैं, उसको रिलैक्स करने की बहुत ज्यादा जरूरत है, ताकि फंड्स का पार्टिसिपेशन आए। फंड्स क्वालिटी इन्वेस्टर हैं, हमसे बेहतर जानने समझने वाले इन्वेस्टर हैं, ज़्यादा अच्छे से मार्केट और स्टॉक्स को ट्रैक करते हैं, बैलेंस शीट पढ़ना जानते हैं, प्रमोटर्स को समझते हैं। तो इसके साथ साथ वो अगर होता तो ये सोने पर सुहागा होता। लेकिन ठीक है, जो हुआ वो बेहतर है। लेकिन रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए मैं एक ही राय दूंगा कि अगर आप सिर्फ इस वजह से कि शेयर को आज सुबह खरीदने का मन बना रहे हैं कि सर्किट फिल्टर खुल गया है इसलिए मुझे ले लेना चाहिए, तो न तो ट्रेडिंग ऐसे होती है, न इन्वेस्टमेंट ऐसे होता है। ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट करने का तरीका सर्किट फिल्टर नहीं होता। उस कंपनी की फंडामेंटल्स होती है, उसकी बैलेंस शीट होती है, उसके वैल्यूशंस होते हैं, और उसके बेसिस पर खरीदा या बेचा जाता है। सर्किट फिल्टर खुलने बंद होने के बेसिस पर टेम्परेरी मूव आ सकता है, लेकिन आपको उसमें नहीं फंसना है। आपको अच्छी क्वालिटी के कैश मार्केट के स्टॉक्स में निवेश करना है, ये ध्यान में रखिए। जी दीप। बिल्कुल, तो अच्छी क्वालिटी के कैश मार्केट के स्टॉक्स अगर निवेश करना है तो यहीं पर आपको फोकस रहना चाहिए। और अनिल जी ने इस हफ्ते पहले भी इस बात पर चर्चा ज़रूर की है। चलिए सर, फिर आज के सेटअप की बात करते हैं। सर, आज के ज़्यादातर क्यूज़ या तो न्यूट्रल या पॉजिटिव ही हैं सर? हाँ, ग्लोबल मैंने न्यूट्रल रखे हैं, एफआईज पॉजिटिव हैं, डीआईज नेगेटिव, एफएनओ न्यूट्रल। सेंटीमेंट और ट्रेंड कल के उतार चढ़ाव के बावजूद मेरे लिए पॉजिटिव है। आज की जो सपोर्ट जोन है दीप, बाजार के लिए 9825 9950 निफ्टी पर मजबूत सपोर्ट का काम करेगा, और ये वो रेंज है जहां पर बाजार आए तो बिल्कुल खरीदना चाहिए, मिस ना करें। 10125 10175 ऊपर की रेंज है, और अब 10-200 के पार निकलकर बाजार टिकेगा तो मैं जो है अपनी व्यू ऊपर की तरफ के लिए और बढ़ाऊंगा, जो हमने पहले 10-300 10-450 के दिए थे। बैंक निफ्टी 19,650 19,850 नीचे का सपोर्ट जोन है, और ऊपरी स्टोन पर 20,800 से 20,950 हाई रेंज है बैंक निफ्टी की, जहां तक बैंक निफ्टी जाने की कोशिश कर सकता है। अब आइए दिन की रेंज दे दूं। छोटी रेंज वाकई में छोटी है, आपको देखकर लगेगा कि आज वाकई में अनिल जी आपने छोटी रेंज दी है। 10,000 10,060, मतलब ये है दीप की 10,000 के नीचे कमजोरी का पहला संकेत आएगा, 10,060 के ऊपर मजबूती का पहला संकेत आएगा, और तब आपके लिए मीडियम रेंज काम करेगी, और वो है 9,950 10,125। ज़्यादा संभावना दीप ये है कि इसी रेंज में आप वक्त बिताकर बाजार को ट्रेड करते हुए देखें। लेकिन एक्सट्रीम माफ़ कीजिएगा, और बड़ी रेंज 9,825 से लेकर 10,175 की निकल कर आती है, इस पर आपको करना है फोकस। अब आइए बैंक निफ्टी की तरफ। जो छोटी रेंज है 20,150 20,525 की निकल कर आती है बैंक निफ्टी की, और मीडियम रेंज 19,950 से 20,625 की है, और बड़ी रेंज दीप जो निकल कर आती है वो 1000 पॉइंट की है, 19,850 से 20,850, ज़्यादा हो गया तो 20,950, इससे ज़्यादा नहीं। तो ये रेंज है जिसको आपको ट्रेड करना है आज बाजार में। ये तीनों ही रेंज आपकी निफ्टी और बैंक निफ्टी की। पुट कॉल रेशियो 1.53 पे थोड़ा सा नीचे आया, कोई खास फर्क नहीं। विक्स में कोई खास फर्क नहीं।
बिल्कुल, तो विक्स पीसीआर इस हफ्ते ज़्यादा बदलाव आपने वहाँ पर नहीं देखा है पिछले 3 दिन स्पेशली, और निफ्टी के लिए स्पेशली आज थोड़ी छोटी रेंज रहेगी जहाँ तक व्यू बदलाव का सवाल है। सर, एग्जिस्टिंग पोजीशंस क्या ध्यान रखना चाहिए आज के लिए? एग्जिस्टिंग पोजीशन के लिए स्टॉप लॉस क्लियर कट वेल डिफाइंड 9,925 का है, और बैंक निफ्टी पर स्टॉप लॉस सही मिल नहीं रहा दीप, एक्चुअली जैसा मेरे को चाहिए ना बैंक निफ्टी में क्लियर कट स्टॉप लॉस आ नहीं रहा था। फिर मैंने अंदाज से दिया है 19,950 आ रहा था वैसे, लेकिन वो थोड़ा मुझे दूर लग रहा था, 500 पॉइंट 550 पॉइंट थोड़ा दूर हो जाता, 450 पॉइंट। तो मैंने सोचा कि फिर मैं स्टॉप लॉस रेंडमली 20,200 का दे रहा हूँ आपको बैंक निफ्टी पर अंदाज से। निफ्टी शॉर्ट पोजीशन में 10,200 ये क्लियर कट वेल डिफाइंड स्टॉप लॉस है, और बैंक निफ्टी पे शॉर्ट पोजीशन में भी स्टॉप लॉस बहुत दूर आ रहा है, वो आ रहा है दीप 20,950 का जो काफ़ी दूर है, और इधर 19,950 का आ रहा है। तो 1000 पॉइंट की रेंज के स्टॉप लॉस निकल कर आ रहे हैं 20,950 19,950। तो इसलिए फिर मैंने अंदाज से छोटे छोटे दिए हैं कि इतना कौन रिस्क रखेगा। तो 20,550 का फिर आप रेंडमली एक स्टॉप लॉस रख लीजिए, ये ज़्यादा ठीक रहेगा आपके लिए। जी दीप। बिल्कुल, तो थोड़े लंबे स्टॉप लॉस निकल कर आ रहे हैं, इसलिए एडजस्टेड स्टॉप लॉसेस रखना ज़रूरी है आज के लिए। नई पोजीशंस कैसे बनाएं सर? दीप, नई पोजीशन बनाने का तरीका सिंपल है। निफ्टी खरीदें 9,925 10,000 की रेंज में, अगर मौका मिले वहाँ पर नीचे आता है तो वहाँ खरीदना चाहिए, पॉइंट नंबर 1। 9,825 का स्टॉप लॉस रखें। दूसरा तरीका ये हो सकता है कि अगर आप ऊपर खुलने के बाद 10,000 या 9,950 के स्टॉप लॉस से भी खरीद सकते हैं। तो वो कहाँ खरीदना चाहिए ओपनिंग के वक्त, वो जो 9:08 पर लेवल सेट होंगे उस समय मैं आपको बता दूंगा। लेकिन फिलहाल 9,925 10,000 ये मेरे लिए परफेक्ट रेंज है जहाँ खरीदना चाहिए। 9,825 का स्टॉप लॉस होगा। 10,050 10,125 10,175 तीन टारगेट। बेचना कहाँ है? 10,125 10,175 की रेंज में बेचना चाहिए। जितना 10,175 के नज़दीक बेचेंगे उतना बढ़िया। और स्टॉप लॉस मैंने एकदम छोटा दिया दीप, 10,200 का, 25 पॉइंट का, इसके ऊपर रखना ही नहीं है। 10,200 के पार निकल कर टिक बंद होते दिखे अगर आज, तो फिर तो आप अगले हफ्ते 10,300 से 10,450 के लिए तैयार हो जाइए। ये पक्का अगले हफ्ते आने वाला है अगर आज 10,200 के ऊपर की क्लोजिंग मिल जाती है। तो इसलिए आप 10,200 का स्टॉप रखिए। 10,075 10,025 10,000 छोटे छोटे टारगेट है। इंडेक्स में आप देख लो आज टारगेट एकदम छोटे हो गए, बिल्कुल छोटे छोटे हैं। अब आइए बैंक निफ्टी, यहाँ टारगेट फिर भी थोड़े से बड़े हैं क्योंकि बैंक निफ्टी में वॉलेटिलिटी कल भी आपको दिखी है। 19,850 19,950। अब मुझे नहीं पता कि वहाँ आएगा नहीं आएगा, ठीक है, लेकिन आएगा तो ना, ये पक्का है, ये ज़रूरी है। तो 19,850 19,950 खरीदिए। 19,600 का स्टॉप लॉस से थोड़ा दूर है। 20,100 20,225 20,350 और 20,500 चार टारगेट हैं। लेकिन थोड़े से बैंक निफ्टी में लेवल्स टारगेट्स बड़े बड़े हैं दूर दूर के, वॉलेटिलिटी को देखते हुए। जो लोग शॉर्ट करना चाहते हैं बैंक निफ्टी को, उन्हें शॉर्ट करना चाहिए। और शॉर्ट करने का तरीका ये है कि आप 20,800 से 20,950 की रेंज में शॉर्ट करें। अब इसमें दीप एक दिक्कत और है, और दिक्कत वो ये है कि कहाँ शॉर्ट करना चाहिए। क्या 20,600 के आसपास से ही कर लेना चाहिए? वो थोड़ा रिस्की हो जाएगा। तो मेरा ये समझना है कि आप 20,800 20,800 20,950 इस रेंज में शॉर्ट करेंगे तो ज़्यादा सेफ रहेंगे। 21,150 ये आपका स्टॉप लॉस का लेवल होगा जहां पर आपको शॉर्ट पोजीशन बनानी चाहिए। 20,650 20,550 20,400 20,300 तक के टारगेट के लिए आपको मंदी की पोजीशन बनानी चाहिए दीप। और आज मैंने दो सेक्टर्स भी निकाले हैं। एक सेक्टर जो पॉजिटिव साइड पर वो है मेटल्स, और दूसरा सेक्टर जो नेगेटिव साइड पे है वो है रियल एस्टेट स्टॉक्स। जी बिल्कुल, और बात भी करेंगे कि क्यों नेगेटिव लग रहे हैं जहाँ तक रियल एस्टेट का सवाल है। सर, F&O बैन में तो कोई स्टॉक नहीं है, तो वोडाफोन आइडिया एक दिन आता है एक दिन निकल जाता है, तो आज वहाँ से बाहर है। पर जान लेते हैं कि अनिल जी की तरफ से आज की रिकमेंडेशन में स्टॉक ऑफ द डे कौन सा है। और सर उससे पहले, सॉरी मेरी गलती, मैं भूल गया सर, स्टॉक ऑफ द डे से पहले चर्चा तो कर लें सर फंड फ्लोज के हिसाब से। एफआईएस पॉजिटिव एक्शन एक बार फिर से देखने को मिल रहा है सर। एक बड़ी स्टेक सेल कल भी हुई थी शायद, उसकी वजह से भी, और वायदा कारोबार न्यूट्रल रखा है सर, कैसे देख रहे हैं इसको? 2,000 करोड़ की 1986 करोड़ की HDFC लाइफ की डील थी, उसको हटा दे तो भी करीबन 900 करोड़ की खरीदारी कैश मार्केट में एफआईएस की है, ठीक है।
इसके सामने 700 करोड़ के स्टॉक्स भी खरीदे हैं, तो 900, 700, 1600 करोड़ के आसपास की खरीदारी आपकी कैश मार्केट स्टॉक से रिलेटेड हो जाती है। इंडेक्स जरूर बेचा है, 1265 करोड़ के आसपास का एफआईज है, तो आंकड़े न्यूट्रल से हल्के पॉजिटिव साइड पर है। घरेलू फंड ने 850 करोड़ की खरीदारी की है, इनके आंकड़े इसीलिए मैंने नेगेटिव साइड पर रखे हैं। आइए वायदा कारोबार की तरफ। दीप, एक इंटरेस्टिंग चीज़ दिखी है, वो ये कि निफ्टी में डिस्काउंट हो गया, 10 पॉइंट की प्रीमियम थी जो 11 पॉइंट के डिस्काउंट पे आ गया, लेकिन बैंक निफ्टी में मुझे इंटरेस्टिंग चीज़ दिख रही है, और वो ये कि 58 पॉइंट का जो डिस्काउंट था वो घटकर 10 पॉइंट का डिस्काउंट रह गया। इसका मतलब क्या कल काफ़ी कुछ शॉर्ट कवरिंग हो गई है? ये इंटरेस्टिंग है। कल जो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो खबर आई थी ब्याज आप मॉरेटोरियम के पीरियड का माफ़ कीजिए, उसके बाद थोड़ी शॉर्ट कवरिंग हुई है, ऐसा मुझे डेटा में दिख रहा है। ये इंटरेस्टिंग है। तो अब आइए, जो लेवल्स इंपॉर्टेंट है निफ्टी के लिए, 10,000 का लेवल इंपॉर्टेंट है, जहाँ इसके ऊपर हैं आप अच्छे हैं, इसके नीचे। और आप देखिए वीकली और मंथली दोनों सीरीज मिलाकर 28-29 लाख शेयरों का ओपन इंटरेस्ट पुट और कॉल में, तो यही एक रस्सा कशी वाला लेवल है। तो इसके ऊपर जब तक बने रहेंगे तब तक अच्छे, इसके नीचे रहेंगे तो हल्की सी चिंता है, हल्की सी, वो भी बहुत ज़्यादा नहीं। बैंक निफ्टी के लिए बहुत ज़्यादा आंकड़े हैं नहीं, 1-2 लाख शेयरों की पोजीशन है, तो इसलिए जो लेवल्स मैं डिस्कस कर चुका हूँ, ब्रॉडली ये समझ लीजिए 20,000, 21,000 इस रेंज को आपको ट्रेड करना है। फिर देखते हैं इसके किस तरफ बाहर निकलता है। जी दीप। बिल्कुल। तो चलिए, ये रहे आज के अहम संकेत, तो स्पेशली फंड फ्लोज और एफएनओ डेटा देखकर क्या लेवल्स निकल रहे हैं। चलिए सर, अब जान लेते हैं कि आज की स्टॉक ऑफ द डे रिकमेंडेशन कौन सी है। बताएं सर। डीएलएफ के फ्यूचर्स शॉर्ट करने की राय है। जो कुछ खबर आई है, रिजल्ट्स आए हैं, वो रिजल्ट्स काफ़ी ख़राब हैं, और रिजल्ट्स में आप देख सकते हैं कि ऑपरेशनली हर एक पैमाने पर रिजल्ट्स काफ़ी वीक नज़र आ रहे हैं। दीप, जबकि देखिए कोरोना का इम्पैक्ट 8-10 दिन से ज़्यादा का तो होना नहीं चाहिए। 23 मार्च को ही आपने लॉकडाउन का अनाउंस किया था, करेक्ट? तो उस हिसाब से देखें तो, लेकिन 7-8 दिनों के कोरोना के मामले में भी प्रोविजनिंग इनकी जिस तरह से बढ़कर आई है, ये थोड़ा सा चिंता की बात है। रेवेन्यू उम्मीद से बहुत कम आया है, 32% घट कर आया है। कामकाजी मुनाफा 40% घट गया। मार्जिन देखिए लगभग 3-4% नीचे आए। तो हर एक पैमाने पर डीएलएफ के रिजल्ट्स बहुत ही ख़राब है। और परसों का एक आपने देखा होगा वो वीडियो भी बड़ा वायरल हो रहा है, कॉमर्स मिनिस्टर जो हमारे पीयूष गोयल साहब है, उनका जो वो नायडू की मीटिंग में जो अपना एड्रेस कर रहे थे, उसमें उन्होंने साफ बोला कि भाई सब बिल्डर्स इस उम्मीद में अपने इन्वेंट्री को, अपने प्रॉपर्टी को लेकर बैठे न रहें कि सरकार आएगी, सपोर्ट करेगी, भाव बढ़ेंगे तब हम बेचेंगे। जिस भाव में आपकी प्रॉपर्टी बिकती है बेच दीजिए, ये उन्होंने बहुत साफ साफ शब्दों में कहा, जिस भाव में। और उन्होंने एकदम ये भी साफ कहा कि बहुत जल्दी आपके प्रॉपर्टी के दाम सुधरने वाले हैं नहीं, भूल जाइए कि अगले कुछ सालों में ये इम्प्रूवमेंट होगा। तो उसको लेकर मतलब आउटलुक रियल एस्टेट सेक्टर का बड़ा ब्लीक नज़र आता है, बड़ा ढीला सा है मामला। तो उसको देखते हुए मुझे लगता है एक परफेक्ट शॉर्ट है डीएलएफ, यहाँ पर बेच कर चले। 160 का स्टॉप लॉस लगाएं फ्यूचर्स पर। 142 ये 2 टारगेट के लिए आपको करनी चाहिए बिक वाली। जी दीप। बिल्कुल, तो डीएलएफ पर नज़र रखिए, और शॉर्टिंग की सलाह आ रही है जहां तक डीएलएफ का सवाल है। नतीजे भी खराब थे और आउटलुक भी सेक्टर के लिए थोड़ा नेगेटिव आता हुआ दिख रहा है। चलिए, हमारी रिसर्च टीम भी हमारे साथ है, जान लेते हैं कि और कौन से स्टॉक्स आज फोकस में रहेंगे। देवांशी, पूजा और साथ ही आशीष हमारे साथ जुड़ रहे हैं। देवांशी, आपसे शुरुआत करते हैं। गुड मॉर्निंग, बताइए आज के अहम ट्रिगर्स और कुछ और पोस्ट मार्केट अर्निंग्स कौन सी हैं। देवांशी, क्या मेरा ऑडियो आ रहा है आपके पास? शायद थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है देवांशी के ऑडियो के साथ, हम दोबारा कनेक्ट करेंगे। तब तक पूजा, आप बता दीजिए आपके पास कौन से स्टॉक्स की लिस्ट है? जी, काफ़ी सारी खबरें हैं दीपांशु मेरे पास। शुरुआत रिलायंस इंडस्ट्रीज के साथ करेंगे। आबू धाबी की कंपनी मुबादला भी कंपनी जियो में करीब 1.85% हिस्सेदारी खरीद सकती है। अब ये नया एक फॉरेन निवेशक का नाम आ रहा है। पिछले काफ़ी समय से हम देख रहे हैं कि जियो में काफ़ी सारी कंपनियां, फॉरेन कंपनियां निवेश करने की इच्छुक हैं, तो अब ये मुबादला का नाम आ रहा है और 9,000 करोड़ में 1.85% हिस्सेदारी खरीद सकती है। और जियो ने पिछले 6 हफ्ते में आपको बता दें कि करीब 80,000 करोड़ से ज़्यादा जुटा भी लिए हैं। तो रिलायंस इंडस्ट्रीज फोकस में रहेगा। वाडिया ग्रुप कंपनी
कंपनीज पर नजर रखिए। ब्रिटानिया, बॉम्बे डाइंग और बॉम्बे बर्मा जैसी कंपनियां आज फोकस में रह सकती हैं। खबर निकल कर आ रही है कि ब्रिटानिया में प्रमोटर वाडिया ग्रुप की कंपनी प्रमोटर वाडिया यहां पर 5% हिस्सेदारी बेचकर 4,000 करोड़ रुपए जुटाने की योजना है और ब्लॉक डील के जरिए हिस्सा बिक्री की योजना है। इसके अलावा ग्रुप की अन्य कंपनियों में निवेश करने में फंड्स का उपयोग होने की आशंका भी यहां पर बताई जा रही है। तो आज इन तमाम कंपनियों पर नजर रखिए। HDFC लिमिटेड कंपनी में हिस्सा बिक्री से 7,500 करोड़ रुपए जुटाने की योजना है और 2 से 2.5% हिस्सा बिक्री की योजना है HDFC लिमिटेड की। तो आज यहाँ भी फोकस HDFC लिमिटेड भी फोकस में रहेगी। स्टील कंपनियों पर नजर रखिए। एक राहत की खबर आई है। सरकार ने चुनिंदा स्टील पर एंटी डंपिंग ड्यूटी जो थी वो 4 दिसंबर तक के लिए बढ़ा दी है और यहाँ पर चाइना, कोरिया और मलेशिया से सस्ता इंपोर्ट रोकने के लिए ये कदम उठाया गया है। तो आज ये कंपनियां भी फोकस में रहेंगी। SBI आज कंपनी के नतीजे तो आने वाले हैं ही, लेकिन एक और यहाँ पर खबर निकल कर आ रही है। FY21 में विदेशी बॉन्ड के जरिए कंपनी की करीब 150 करोड़ डॉलर यानी कि लगभग करीब 11,000 करोड़ जुटाने की योजना है और 11 जून को एक कमेटी बैठक होगी जिसमें कि इस पर कुछ फैसला लिया जा सकता है। पावर ग्रिड फोकस में रहेगा। DOT ने NLD लाइसेंस के मामले में करीब 13,613 करोड़ का ये जो बकाया रकम है ये फाइनेंशियल ईयर 2007 से लेकर 2010 के बीच में ये लाइसेंस की मांग DOT की तरफ से की गई है। तो पावर ग्रिड इसके चलते आज नजर रखिए स्टॉक पर। टाटा पावर से जुड़ी भी एक खबर आई है। टाटा पावर इन्विट में मुख्य निवेश के लिए पेट्रोनस ये मलेशियन की एक ऑयल एंड गैस कंपनी है, उनके साथ बातचीत चल रही है। क्लीन एनर्जी प्लेटफॉर्म के लिए करीब 500 से 750 मिलियन डॉलर जुटाने की यहाँ पर योजना है। तो टाटा पावर के लिए एक ये डेवलपमेंट होता हुआ नजर आ रहा है। स्टॉक पर नजर रखिए। इसके अलावा कुछ फंड एक्शन भी हुए हैं। HDFC लाइफ में कुछ वापस से कुछ फंड बाइंग हुई है। स्टैंडर्ड लाइफ ने यहाँ पर 4 करोड़ शेयर्स की बिकवाली करी है करीब 496 रुपए प्रति शेयर के भाव पर और उसी के सामने कैपिटल वर्ल्ड ग्रोथ एंड इनकम फंड ने, इसके अलावा इंटरनेशनल ग्रोथ एंड इनकम फंड ने और मॉर्गन स्टैनली सिंगापुर ने ये जो शेयर्स हैं यहाँ पर उनकी तरफ से कुछ खरीदारी देखने को मिली है। तो HDFC लाइफ पर नजर रखिए। व्हील्स इंडिया में भी फंड एक्शन हुआ है। सुंदरम फाइनेंस होल्डिंग ने कंपनी करीब 12 लाख शेयर्स टाइटन यूरोप से 427 रुपए प्रति शेयर पर खरीदे हैं और RBL बैंक यहाँ पर PNB बारेबा ने 36 लाख शेयर्स की बिकवाली की है। 125 रुपए प्रति शेयर के भाव पर बिकवाली देखी गई है। ओके अच्छा पूजा, ये जो रिलायंस जियो में और एडिशनल स्टेक खरीदी वो कौन से फंड ने खरीदी है? रिलायंस जियो में मुबादला के साथ बातचीत चल रही है सर। ये अबू धाबी की कंपनी है जिसमें कि 1.85% हिस्सेदारी खरीद सकती है। ओके चलिए अच्छा हो गया, अब तो आपको नाम याद हो गया। नहीं तो कभी भी इस तरह के नाम आपको मुश्किल लगे ना कि बहुत मुश्किल वाले फंड है तो फिर आपको रिसर्च है ना फार्मा सेक्टर पर करनी चाहिए। तो फार्मा सेक्टर की रिसर्च करने का सबसे बड़ा फायदा ये होता है, और कुछ आया ना है, नाम बोलना आ जाता है तो मुबादला फंड है जिसने यहाँ पर इन्वेस्ट किया है। ओके ठीक है। अच्छा देवांशी हमारे साथ जुड़ चुकी है जो फार्मा सेक्टर की रिसर्च भी करती है और सारे मुश्किल नाम वाले कभी भी अगर ऐसे स्टॉक से न्यूज आए तो देवांशी के पास भेज दिया करें। देवांशी बताइए आपके पास कौन सी खबरें हैं? बिल्कुल अनिल जी, गुड मॉर्निंग। आज सबसे पहले अगर नतीजों की बात करें तो उसमें कैश मार्केट में ग्रीव्स कॉटन, गुजरात गैस, LG बालकृष्णन, साथ ही पॉली मेडिक्योर, एल्केम लैब्स ऐसी कुछ कंपनीज है जिसके नतीजे आने वाले हैं। साथ ही सुविन लाइफ साइंस, ज्योति लैब्स, सुमितोमो केमिकल्स, एबी कैपिटल, स्नोमैन लॉजिस्टिक्स और गेटवे डिस्ट्रिक्ट पार्क, साथ ही सारेगामा, ये भी कंपनीज हैं जो अपने नतीजे घोषित करने वाली है। इसके अलावा आज आप फोकस कीजिए कई ऐसी कंपनीज पर क्योंकि मुंबई में आज से जो दुकानें हैं वो खुलती हुई दिखेंगी। कुल मिला के महाराष्ट्र में आज पार्शियल अनलॉकिंग होती हुई दिखेगी, तो इसके चलते आज थोड़ा सा सेंटिमेंटल इम्पैक्ट आ सकता है। नतीजों की बात कर लेते हैं। SRF ने अपने नतीजे घोषित किए हैं और नतीजे अनुमान से हल्के से कमजोर आए हैं। आय करीब 4% तक कम होती हुई दिखी है। कामकाजी मुनाफा 3% कम होता हुआ दिखा है। मार्जिन आप देखिए 19.2% से बढ़कर 19.4% पर आते हुए दिखे।
लेकिन मुनाफा 3% कम होता हुआ दिखा है और कल ये स्टॉक काफी पॉजिटिवली रिएक्ट करता हुआ दिखा था, तो इस पर नजर रखें। साथ ही टीडी पावर सिस्टम्स के भी नतीजे थोड़े से कमजोर हैं, आय करीब 25% तक कम होती हुई दिखी है। साथ ही कामकाजी मुनाफे में भी करीब 50% तक की गिरावट है, 15 करोड़ पर कामकाजी मुनाफा आया है और मुनाफा 22% तक कम होता हुआ दिखा है। TFCI यहाँ पे भी नतीजे कमजोरी आते हुए दिखे हैं, जो आय है 14% तक कम होती हुई दिखी है। साथ ही जो मुनाफा है वो करीब 50% से ज्यादा कम होता हुआ है, क्योंकि अन्य आय जो है वो इस बार काफी ज्यादा कम होती हुई दिखी और जो प्रोविजंस हैं वो उन्होंने करीब 2 करोड़ के किए हैं, तो इसका भी इम्पैक्ट देखने मिला है। PI इंडस्ट्रीज नतीजे इस बार काफी स्थिर आते हुए दिखे हैं और जो आय है करीब 6.5% बढ़ी है। कामकाजी मुनाफे में 7.5% तक की ग्रोथ देखने मिली है। मार्जिन इस बार 21.8% पर आते हुए दिखे हैं, 21.6% से बढ़कर, और अन्य आय इस बार कम हुई है, लेकिन इसके बावजूद जो मुनाफा है वो 12% तक कम होता हुआ दिखा है। साथ ही भारतीय एयरटेल पर आप आज नजर रखिए, क्योंकि कल ऐसी खबरें आती हुई दिखी थी सोर्सेज से कि अमेजॉन भारतीय एयरटेल में करीब 200 करोड़ का निवेश कर सकती है, लेकिन कंपनी की इस पर सफाई आ चुकी है कि हिस्सा बिक्री को लेकर फिलहाल कोई गतिविधि नहीं है। इसके चलते आज फिर एक बार इस स्टॉक पर फोकस कीजिए। ओके, तो काफ़ी सारे स्टॉक्स हैं जहां पर आपको फोकस रखना चाहिए नतीजों के दम पर और खबरों के दम पर। देख लेते हैं ब्रोकरेजेस आज किधर फोकस कर रही हैं FIR में। आशीष हमारे साथ तैयार हैं। गुड मॉर्निंग आशीष, बताएं किधर है आज ब्रोकरेजेस का फोकस? गुड मॉर्निंग दीपांशु। स्टील सेक्टर पर फोकस रहेगा। मॉर्गन स्टैनली की रिपोर्ट आई है जहां पर 3 स्टॉक्स पर इन्होंने कवरेज की शुरुआत की और ये कह रहे हैं कि जो सेक्टर है फिलहाल अपनी डाउन साइकिल पर मिल रहा है, यानी कि एंट्री करने के लिहाज से अगर आप देखें तो बेहतरीन मौका है। इन्हें वो कंपनीज पसंद आ रही है जो पूरी तरीके से इंटीग्रेटेड है, जिनके पास आयरन ओर का रिजर्व है खुद अपने पास, और साथ ही टाटा स्टील के बारे में इन्होंने मेंशन किया कि इनके बैलेंस शीट काफी ज्यादा बढ़िया नजर आ रही है। टाटा स्टील पर इन्होंने ओवरवेट की रेटिंग को बरकरार रखा है 405 रुपए के लक्ष्य के लिए, यानी मौजूदा भाव से अगर आप देखें तो लगभग 28% की अपसाइड एक्सपेक्ट कर रहे हैं। JSW स्टील पर इक्वल वेट की रेटिंग को बरकरार रखा है 210 रुपए के लक्ष्य के लिए, यानी 9% की अपसाइड एक्सपेक्ट कर रहे हैं। लेकिन सेल एक ऐसा स्टील स्टॉक है जहां पर ये थोड़े से नेगेटिव नजर आ रहे हैं, क्योंकि इन्होंने अंडरवेट की रेटिंग दी है और 27 रुपए का लक्ष्य दिया है, यानी मौजूदा भाव से अगर आप देखें तो 13% की डाउन साइड एक्सपेक्ट कर रहे हैं। इसके अलावा मैक्वायरी की एक रिपोर्ट आई है जहां पर इन्होंने अपने टॉप 10 बाय आइडियाज जो हैं, यहाँ पर जो इसकी लिस्ट है, सूची है, इसमें कुछ बदलाव किए हैं। इसमें गोदरेज, कंज्यूमर और कॉन्कोर को लिस्ट में शामिल किया है, वहीं सिप्ला और अल्ट्राटेक को लिस्ट से बाहर कर दिया है। गोदरेज कंज्यूमर्स पर एक खरीदारी की राय दे रहे हैं 817 रुपए के लक्ष्य के लिए और कॉन्कोर पर इन्होंने लक्ष्य दिया 475 रुपए का। नतीजों पर कुछ रिपोर्ट्स आई हैं। UBS की रिपोर्ट है DLF पर और ये कह रहे हैं कि नतीजे कमजोर हैं, हालांकि जो ऑपरेशनल परफॉर्मेंस है वो बिल्कुल अनुमान के मुताबिक ही देखने को मिला और जो इनका रेजिडेंशियल कारोबार है वहां पर लॉकडाउन के चलते दबाव देखने को मिला है। लेकिन खरीदारी के जो राय है वो अभी भी बरकरार है 195 रुपए के लक्ष्य के लिए। कल की क्लोजिंग लगभग 155 रुपए की है। ऑर्बिको फार्मा के नतीजे आए थे और हमने देखा था कि बहुत ही ऑपरेशनली स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस देखने को मिला था। CLSA ने भी इसे हाईलाइट किया और ये कह रहे हैं खरीदारी की राय को बरकरार रखते हुए लक्ष्य में देखिए काफी ज्यादा बढ़ोतरी की है, 790 से लक्ष्य को बढ़ाकर 920 कर दिया है और एबिटा का अच्छा परफॉर्मेंस है, जिसके चलते इन्होंने जो EPS का अनुमान है इस साल के लिए उसमें 8 से लेकर 10% की बढ़ोतरी की है। कल की क्लोजिंग लगभग 670 रुपए की है। BPCL के नतीजे आए थे, नतीजे कमजोर देखने को मिले थे। रिफाइनिंग और मार्केटिंग दोनों ही सेगमेंट में दबाव देखने को मिला था, जिसके चलते CLSA बिकवाली की राय को बरकरार रखे हुए 330 रुपए के लक्ष्य के लिए। कल की क्लोजिंग 356 रुपए है। लुपिन पर देख लेते हैं आखिरी रिपोर्ट है मॉर्गन स्टैनली की, जहां पर ओवरवेट की रेटिंग को बरकरार रखा है 1016 रुपए के लक्ष्य के लिए। कह रहे हैं कि इन्होंने जो माइलिन के साथ कारोबार किया है, जिसके चलते सालाना करीब 1200 से 1500 करोड़ की आय इन्हें मिलती हुई दिखेगी। साथ ही 50-50 का कॉन्ट्रैक्ट किया है उन्होंने माइलिन के साथ और कुछ 2 दवाएं अहम जिन्हें US में मंजूरी मिली है, जिसके चलते स्टॉक पर पॉजिटिव नजर आ रहे हैं। ओके, तो ये है ढेर सारी रिपोर्ट जिन पर आज आपको दिखेगा एक्शन। करते हैं शुरुआत की एक्शन की पिक ऑफ द डे के बिगुल के साथ। फ्राइडे की गुड मॉर्निंग में शुरुआत करेंगे वागले साहब अपनी पहली पिक के साथ। वागले साहब बताइए क्या खरीदेंगे आज? अनिल जी गुड मॉर्निंग, दीपांशु गुड मॉर्निंग। मैं खरीदूंगा सन फार्मा, जिसमें कल आखिरी
आधे घंटे में 1 घंटे में जो बाइंग आई है और पूरे दिन की बाइंग सस्टेन हुई है, क्लोजिंग हाईएस्ट पॉइंट पे हुआ है और पैटर्न आवरली 2 आवरली चार्ट्स में बहुत ही अच्छा बना है और ये सेक्टर भी आउट परफॉर्मिंग है, तो मैं प्रेफर करूंगा मैं इसके साथ जाऊं। सन फार्मा 496 का बंद है, 490 का मेरा स्टॉप लॉस होगा और आज के दिन में 516 का टारगेट मैंने कंजर्वेटिवली दिया है। ओके, तो सन फार्मा में खरीदेंगे खरीदारी वागले साहब। बंसल जी गुड मॉर्निंग, बाय सेल नोटा। गुड मॉर्निंग अनिल जी नोटा नहीं है, हमने तो कल ही अपना पिक ऑफ द डे दिया था वोडाफोन, तो वोडाफोन के साथ स्टिक करेंगे। 7 रुपए 80 पैसे का स्टॉप लॉस दिया हुआ है, 10 रुपए 80 पैसे का लक्ष्य है। और इसके साथ साथ अनिल जी थोड़ा सा अपडेट है, आपके जन्मदिन के अवसर पर कुछ स्टॉक्स रिकमेंड करे थे, उस पर लोग फॉलोअप मांग रहे हैं। तो इंगरसोल रैंड उस दिन गैप अप खुला था, स्टॉप लॉस के साथ पोजीशन को होल्ड करें, बेहतरीन टेक्निकल स्ट्रक्चर है, स्टॉप लॉस के साथ होल्ड करें। दूसरा स्टॉक हमने मॉर्निंग में दिया था अदानी ट्रांसमिशन, वो थोड़ा सा नीचे आया है बट वहां भी टेक्निकल रुझान ठीक है, जो स्टॉप लॉस दिया हुआ है उसके साथ होल्ड करें। और अनिल जी कल एक हमने 10 की कमाई में स्टॉक दिया था सुपराजीत इंजीनियरिंग, उस पर एक अपडेट है, डीएसपी म्यूचुअल फंड ने यहाँ पर लिटिल मोर देन 10 लाख शेयर खरीदे 2 तारीख को और डीएसपी म्यूचुअल फंड की अब होल्डिंग यहाँ पर अराउंड 78 लाख शेयर्स की हो गई है। तो ये एक अपडेट है, पिक ऑफ द डे में वोडाफोन के साथ स्टिक करूंगा। ओके, वोडाफोन का, तो वोडाफोन आइडिया के स्टॉप लॉस टारगेट फिर से बताएं एक बार मुझे बंसल जी। अनिल जी 7 रुपए 80 पैसे का स्टॉप लॉस है और 10 रुपए 80 पैसे का टारगेट है। ओके, 780 का स्टॉप लॉस, 1080 का टारगेट। वोडाफोन आइडिया 8 रुपए 60 पैसे की क्लोजिंग दिखा रहा है, यहाँ पर खरीदारी करने की राय है आपकी। कुणाल जी गुड मॉर्निंग सर, बताइए आपकी पिक। गुड मॉर्निंग अनिल जी, गुड मॉर्निंग दीपांशु। अनिल जी मेरी भी पिक वोडाफोन आइडिया है, जो कि अभी अभी राकेश जी ने मेंशन की और कल हम लोगों ने इसकी चर्चा की थी। और इसके अलावा अनिल जी एक स्टॉक है, वो है पीवीआर, जिसमें कि कल एक बड़ा अच्छा ब्रेकआउट बंद होते समय दिखाई पड़ा। इस चार्ट में देखिए जो विशेष बात है अनिल जी वो 2 हैं। एक तो ये कि ये स्टॉक एक आरएसआई डाइवर्जेंस दिखा रहा है और उसके बाद इसमें ब्रेकआउट हुआ है, तो आमतौर पर ये बेस बनने का संकेत होता है। और दूसरी चीज एक ये कि इसमें गैप बना था जिसको कल के ट्रेड में स्टॉक ने फिल किया है, तो पीवीआर को बाय करना चाहिए। मुझे लगता है कि यहाँ पर 1120 रुपए तक के लेवल्स देखने को मिलेंगे और 1010 पर स्टॉप लॉस रखकर पीवीआर को बाय करना चाहिए। ओके, 1010 का स्टॉप लॉस रखें और 1100 तक के टारगेट के लिए पीवीआर में खरीदारी करने की राय है कुणाल जी की तरफ से। अविनाश जी गुड मॉर्निंग सर, बताइए आपका स्टॉक कौन सा होगा आज के लिए। गुड मॉर्निंग अनिल जी हमको एग्रो स्पेस में पीआई इंडस्ट्रीज पसंद है। इनफैक्ट कंपनी ने अपने नतीजे डिक्लेयर किए हैं, बहुत ही दमदार और अच्छे नतीजे, करीबन 20-22% का प्रॉफिट ग्रोथ आया है। और इस कंपनी की खासियत है कि ये फार्मा और एग्रो केमिकल्स दोनों में प्रेजेंट है, जो हमको लग रहा है आने वाले साल में बहुत अच्छी तरह से आउट परफॉर्म करेंगे। तो यहाँ पे करीबन 1650-1680 का टारगेट लेके यहाँ पे खरीदना चाहिए। मुझे लग रहा है 1 साल में अच्छे रिटर्न्स आने की यहाँ पे अपेक्षा रहेगी। ओके, 1650-1680 के टारगेट के लिए आप कर सकते हैं पीआई इंडस्ट्रीज में खरीदारी। तो ये हैं स्टॉक्स जहां पर एक्शन आपको खरीदारी के लिए आज से। आइए कुछ और स्टॉक्स जहां पर एक्शन भरपूर रहने वाला है वहां पर फोकस करते हैं। उनमें से एक है ब्रिटानिया। खबरें ये आ रही कि 5% स्टेक बेची जा सकती है, कंपनी की 4000 करोड़ रुपए जुटाने की योजना है प्रमोटर्स की। तो 2 चीजें हैं, पहला तो ये कि कुणाल जी ब्रिटानिया के चार्ट्स देखकर बताइए किन लेवल्स के आसपास ब्रिटानिया आए तो खरीदारी करें। और दूसरा अविनाश जी, क्या ब्रिटानिया में अगर ब्लॉक डील होती है, बड़े सौदे होते हैं आजकल जब भी हों प्रोमोटर्स की तरफ से, तो क्या उन लेवल्स पर खरीदारी करनी चाहिए? पहले एक फंडामेंटल राय, फिर मैं कुणाल जी से पूछता हूँ। अनिल जी बिल्कुल, इनफैक्ट अगर बड़े निवेशक यहाँ पे आते हैं तो डेफिनेटली इस स्टॉक में लिक्विडिटी इंप्रूव होगी, क्योंकि ये ज्यादातर इन्वेस्टमेंट ग्रेड काउंटर है और हमको लग रहा है कि ये कंपनी के लिए काफी अच्छी रहेगी इनकी री रेटिंग के लिए। और मैं यही वापस दोहराना चाहता हूँ कि जिनको डायरेक्टली ब्रिटानिया खरीदना नहीं है तो वो बीबीटीसी खरीद सकते हैं, क्योंकि बीबीटीसी के पास ऑलमोस्ट 51% ब्रिटानिया का कंट्रोल है, तो इनके लिए भी डेफिनेटली एक री रेटिंग होगी। तो मेरे ख्याल से ब्रिटानिया में इवन करंट लेवल्स पे अगर कोई लंबी अवधि के लिए खरीदना चाहे तो उसको डेफिनेटली अपने लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो में इसको इंक्लूड करना चाहिए। ओके, ये आपके लिए ब्रिटानिया पर आए। ओके, ब्रिटानिया के चार्ट्स कुणाल जी, सपोर्ट बड़ा वाला, अच्छा मजबूत, कहाँ पे है?
यानी जी देखिए, जो सबसे बड़ा सपोर्ट है वो 100 रुपए नीचे है, यानी कि 3350 के आसपास ब्रिटानिया के लिए बड़ा सपोर्ट है और अभी भी उस सपोर्ट लेवल के ऊपर ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है। यही लेवल पहले ब्रिटानिया के लिए एक रेजिस्टेंस होता था और काफी संघर्ष के बाद 3350 के ऊपर ब्रिटानिया निकला है, तो मुझे लगता है ये लेवल आसानी से नहीं जाएगा। 3350 अगर होल्ड करता है तो ब्रिटानिया की ट्रेजेक्टरी पॉजिटिव है और मुझे लगता है कि 3350 के जितना करीब खरीदा जाए उतना बेहतर है। ओवरऑल स्ट्रक्चर पॉजिटिव है, गिरावट में खरीदारी की राय। ओके, गिरावट में खरीदारी करें, 3350 के आसपास ज़्यादा अच्छा होगा। वैसे आपने जो पीवीआर का है आज पिक ऑफ द डे में, वो भी मैं आपको बता दूं, सिलेब्रा कैपिटल पार्टनर्स ये फंड है जिसने 3,25,000 शेयरों की खरीदारी की थी। पीवीआर में ये रिपोर्ट हुआ है 1027 के दाम पर। ये एक फंड एक्शन भी पीवीआर में है जिसकी वजह से तेजी बनती हुई दिखी। आइए सचिन जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, सच्चिदानंद टेकर। सचिन जी स्वागत है आपका। आपके स्टॉक आपकी अनुपस्थिति में काफी दौड़ लगाते हुए दिखे पिछले 2-3 दिनों में। आज के लिए पिक ऑफ द डे कौन सा है सर? गुड मॉर्निंग अनिल सर, गुड मॉर्निंग दीप। अनिल जी, यहाँ पर स्टॉक खरीदना है और वो है रिलायंस, जिसका जिक्र हमने कल भी जी बिजनेस पे किया था दोपहर के शो में। एंड जिस तरीके से ओवरऑल इसका स्ट्रक्चर है, मुझे लग रहा है आज भी इस पर्टिकुलर स्टॉक में मोमेंटम दिखना चाहिए। कल के सत्र में ऑलमोस्ट 6% ओआई एडिशंस हुए थे। 1600 का एक अहम रेजिस्टेंस जोन है ऑप्शंस के दायरे डेटा के लिहाज से, तो मुझे लग रहा है वहाँ पर भी एक ब्रेकआउट होना चाहिए जिस तरीके से पोजीशंस है। तो यहाँ पर खरीदारी करनी है रिलायंस में। अभी भी 1580 के आसपास इसके स्पॉट की क्लोजिंग है। 1550 का आपको लगाना है स्टॉप लॉस। इंट्राडे के लिहाज से टारगेट होगा अराउंड 1620 का। एंड पोजिशनली मुझे लग रहा है 1650 1660 इस पर्टिकुलर जोन में ये स्विंग होना चाहिए अगले कुछ दिनों में। तो यहाँ पर रिलायंस काफ़ी अच्छी तरह आउट परफॉर्म कर रहा है एंड मुझे लग रहा है इसकी आउट परफॉर्मेंस अभी भी जारी रह सकती है अगले कुछ दिनों के लिए। ओके, तो रिलायंस में करें खरीदारी, ये है राय सचिन जी की तरफ से आती हुई। एचडीएफसी लिमिटेड, यहाँ पर भी एक और खबर आ रही कि 2 से 2.5% के आसपास की स्टेक बेची जा सकती है। सचिन जी इसके चार्ट्स देखिएगा और बताइएगा कि क्या यहाँ पर भी जब भी ब्लॉक डील हो खरीदारी करनी चाहिए और क्या और वो क्या प्राइस हो सकती है, किन लेवल के आसपास खरीदेंगे तो बेहतर होगा? अनिल जी, एचडीएफसी लिमिटेड मैं भी काफ़ी क्लोजली ट्रैक कर रहा हूँ। मुझे लग रहा है अराउंड 1730 एक आइडियल लेवल है जहाँ पर अगर डिक्लाइन ये थोड़ी सी एक्सटेंड हो जाती है तो वहाँ पर खरीदारी करने में कोई हर्ज नहीं है। ऊपर के अगर हम बाउंड्स देखें तो काफ़ी अच्छी तरह डिफाइंड है, 1900 तक ऊपर की जगह है। एंड नीचे अभी मुझे लग रहा है जो एक फॉर्मिडेबल बेस बना था 1500 के आसपास, मुझे लग रहा है वो कहीं जाकर शिफ्ट हो चुका है अराउंड 1650 1660 के आसपास। तो मुझे लग रहा है अगर थोड़ी सी और डिक्लाइन हो जाती है तो 1730 एक बेटर लेवल होगा जहां पर आपको लॉन्ग पोजीशन री इनिशिएट करनी चाहिए। ओके, एक और स्टॉक है भारती एयरटेल। यहाँ पर मैं राय लेना चाहता हूँ वागले साहब आपसे। जो कल खबर आई थी जिसके दम पर आखिरी मिनटों में तेजी से स्टॉक भागा था कि भाई यहाँ पर अमेजोन स्टेक खरीद सकता है, इस खबर के दम पर भागा। कंपनी का जो स्टेटमेंट आया है कल बाजार बंद होने के बाद शाम को, उनका ये कहना है कि ऐसी कोई बातचीत फिलहाल चल नहीं रही है। मतलब 200 करोड़ डॉलर की जो इन्वेस्टमेंट की खबर थी कि $2 बिलियन आ सकता है भारतीय में, तो वो बोले कि ऐसा हमारी कोई ऐसी कोई गतिविधि है नहीं। तो ये जो मतलब है ना, वो कह रहे हैं कि वो थोड़ा सा ठंडा पानी पड़ गया इस पे खबर पे, तो नीचे आ तो सकता है। अब कल इस खबर पे भागा है, तो कहाँ पर आए तो खरीदारी करें या प्रॉफिट बुक कर लें, या जिनकी तेजी की पोजीशन है वो स्टॉप लॉस क्या फॉलो करें? अनिल जी, ये स्टॉक काफी चल चुका है। पिछले महीने 1.5 महीने से ये लगभग 360-370 से लगभग 600 तक जा चुका है 2 महीने में रादर। और यहाँ पर मैं बहुत ज्यादा कीन नहीं हूँगा अनलेस आपका व्यू लॉन्ग टर्म हो। जो रेंज आप पूछ रहे हैं मेरे लिए 540 ऑन द डाउन साइड है। ऑन द अपसाइड मुझे नहीं लगता ये स्टॉक बहुत जल्दी 605-610 के पार निकलेगा। तो 570 में आप ट्रेडिंग व्यू लेके 30 रुपए के लिए खरीदेंगे वो बात अलग है। नीचे में आया 550-540 में खरीदिए 10 रुपए 530 के स्टॉप लॉस से फॉर अ टारगेट ऑफ 600। ये शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग व्यू है। लॉन्ग टर्म का व्यू काफी बुलिश है, बट आपको लोअर लेवल्स में ये स्टॉक मिल सकता है। एसआरएफ, इस पर अविनाश जी अपनी राय दीजिए। नतीजे आए कल बाजार बंद होने के बाद, मिले जुले से हैं। 4% इनका रेवेन्यू घटकर आया, हमारे अनुमान से कम रहा है। कामकाजी मुनाफा हम उम्मीद कर रहे थे कि 431 करोड़ का आया है, 361 करोड़ का आया है। मार्जिन भी थोड़े कम आए हैं, मुनाफा भी कम आया है। तो हर एक पैमाने पर थोड़े कम तो हैं। तो एक तो सचिन जी आप इसके चार्ट्स और लेवल निकालिएगा, मैं आपके पास आता हूँ कि कितना गिर सकता है वो बताइएगा। और अविनाश जी आप फंडामेंटल राय दीजिए एसआरएफ पर।
इनफैक्ट अनिल जी नंबर्स थोड़े से मिले जुले हैं, लेकिन हमको लग रहा है कि जिस प्रकार का मार्जिन इंप्रूवमेंट आया है ओवरऑल वो डेफिनेटली अच्छी बात है। और हमको लग रहा है कि होपफुली सेकंड हाफ ऑफ FY21 में जो ग्रोथ मोमेंटम मैनेजमेंट एक्सपेक्ट कर रही है वो काफी जोर से है। आने वाला क्वार्टर दैट इज पहले तिमाही भी थोड़ा सा कमजोर आने की उम्मीद रहेगी। तो नियर टर्म में तो स्टॉक एक मार्केट परफॉर्मर रहेगा, लेकिन अगर कोई गिरावट आती है अनिल जी तो इसको एक खरीदने का मौका समझना चाहिए, क्योंकि इनके पास स्पेशलिटी केमिकल्स का जो पोर्टफोलियो है हमको लग रहा है वो एक ट्रम्प कार्ड है और वो इनके लिए सेकंड हाफ ऑफ FY21 में बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। तो ओवरऑल नंबर्स थोड़े से कमजोर जरूर है, लेकिन मुझे नहीं लग रहा है स्टॉक इतना भारी गिरावट दिखाएगा, तो इसको होल्ड करने की राय रहेगी। ओके, होल्ड करने की राय है। अविनाश जी, ये मैंने अभी आपकी टी शर्ट को जरा गौर से देखा, इसमें बहुत सारी लाइनें वाइनें बनी हुई है। क्या उसमें कुछ मैथमेटिक्स के फॉर्मूले हैं इसमें? नहीं अनिल जी, ऐसा कुछ नहीं है। फ्राइडे ड्रेस कोड है और आई मीन सभी लोगों को अच्छा लगता है कि ये टी शर्ट का लुक हम लोग वीकेंड में डालते हैं, तो आई मीन ये इसलिए। चलिए बिल्कुल ओके। चलिए, इस बीच डाउ फ्यूचर सेंचुरी मारते हुए दिख रहे हैं, 100 पॉइंट ऊपर हो चुके हैं, तो अच्छी मजबूती अब अमेरिकी बाजारों में बनती हुई दिख रही है, फ्यूचर्स में कम से कम आप ये कह सकते हैं।